Hi everyone, welcome to Learn with Radha. This is the next chapter, chapter 5, class 10 NCERT books में से लिया है content and the name is Periodic Classification of Elements. So at present we know that we have 114 elements and जब ये classification किया गया था, start किया गया था during 1800 only 13 elements were known. 30 एलिमेंट्स ही पता थे उस टाइम पे और बाकी जो एलिमेंट्स हैं उसके बाद डिस्कवर हुए थे और फिर धीरे धीरे उनकी प्रॉपर्टीज़ साइंटिस्ट ने जानी और उनका फिर धीरे धीरे क्लासिफिकेशन किया। तो बहुत तरह से क्लासिफिकेशन हुआ, बट अभी जो हम यूज़ करते हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज़ करते हैं। उससे पहले कौन कौन से क्लासिफिकेशन किए गए थे, कौन सी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे किए गए थे, वो हम इसमें पढ़ेंगे। सो द साइंटिस्ट दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर सम पैटर्न्स इन देयर प्रॉपर्टीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच दे कुड स्टडी सच अ लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स विद ईज़। तो प्रॉपर्टीज़ उनकी देखी, उनकी बेसिस पर उनकी ग्रुपिंग की और फिर उनका क्लासिफिकेशन किया गया एलिमेंट्स का। अर्ली अटेम्प्ट्स एट द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, तो उसमें जो भी अटेम्प्ट्स किए गए, सबसे पहला 1817 में हुआ था। जोहान वॉल्फगैंग डॉबनेर ने, इन्होंने किया था। ही वॉज द जर्मन केमिस्ट एंड ही अरेंज द एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ इनटू ग्रुप्स। इन्होंने कुछ एलिमेंट्स लिए, उनकी प्रॉपर्टीज़ जिनकी सेम थी उनको ग्रुप्स में बनाया, और वो ग्रुप्स किस फॉर्म में था? ट्रायड की फॉर्म में। ट्रायड मीन्स 3 एलिमेंट्स दे वर पुट टुगेदर, जैसे कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन तीनों को एक साथ रखा गया। क्यों? इनकी प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, इनकी प्रॉपर्टीज़ सेम थी, इन तीनों को साथ में रखा गया, ट्रायड बनाया गया। और कैसे? जो एटॉमिक मास था, जो मिडल एलिमेंट का जो एटॉमिक मास था वो लिथियम और पोटेशियम का एवरेज मीन था, एवरेज था उन दोनों का, या मीन भी बोल सकते हैं। तो अरिथमेटिक मीन जब हमने लिथियम और पोटेशियम का लिया तो 23 आया, और 23 जो था वो एटॉमिक मास था सोडियम का, और इस तरह से ट्रायड बनाया गया, जिसको हम बोलते हैं डॉबनेयर्स ट्रायड्स। सिमिलरली सेकेंड ट्रायड बनाया जिसमें कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम को लिया गया, जिसमें जब एवरेज निकाला गया कैल्शियम और बेरियम का तो अरिथमेटिक मीन आया 88.5 और वो स्ट्रॉन्शियम का था, अप्रॉक्सीमेटली स्ट्रॉन्शियम का था। तो सिमिलरली थर्ड ट्रायड भी इसी तरह बनाया गया। तो ये कुछ अर्ली अटेम्प्ट्स थे। फर्स्ट अर्ली अटेम्प्ट डॉबनेयर्स ट्रायड्स था। नेक्स्ट था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेवेज। ऑक्टेवेज मीन्स कि 8 ग्रुप्स में एलिमेंट्स को डिवाइड किया गया। In 1886, John Newlands, an English scientist, arranged the known elements in the order of increasing atomic masses. उस टाइम पर जो जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उनको एटॉमिक मासेस के बेसिस पर अरेंज किया गया। He started with the element having the lowest atomic mass, hydrogen, and ended at thorium, which was 56th element. He found that every 8th element had properties similar to that of the first. तो उस टाइम पे 56 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। लोएस्ट एटॉमिक मास था हाइड्रोजन का और लार्जेस्ट था थोरियम का। तो इन्होंने क्या किया था? ऑक्टेवेज मीन्स 8 ग्रुप्स बनाए गए थे। तो वो ग्रुप्स कैसे थे? म्यूज़िकल नोट्स के बेसिस पे थे। जैसे कि हिंदी में म्यूज़िकल नोट्स होते हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, और नी के बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट रिपीट होगा उसकी प्रॉपर्टीज़ फिर सेम होने लगेंगी इस तरह से। जैसे कि हाइड्रोजन के बाद जब 8th एलिमेंट आया फ्लोरीन, उसकी प्रॉपर्टीज़ हाइड्रोजन के साथ मैच करेंगी। सिमिलरली
फ्लोरीन के बाद जब 8th एलिमेंट आएगा क्लोरीन, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ फ्लोरीन के साथ और हाइड्रोजन के साथ मैच करेंगी। तो म्यूज़िकल नोट्स के बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, ग्रुप्स फॉर्म किए थे। बट कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो हम आगे पढ़ेंगे। क्या ड्रॉबैक्स थे इनके? द लॉ ऑफ ऑक्टेवेट्स was applicable only up to calcium, as after calcium every 8th element did not possess properties similar to that of the first। तो इन्होंने जो अपना ग्रुपिंग की थी एलिमेंट्स की, वो अप टू कैल्शियम जो था वो वहाँ तक एप्लीकेबल था, बट आफ्टर कैल्शियम वो प्रॉपर्टीज़ जो 8th एलिमेंट की होनी थी सिमिलर फर्स्ट के साथ, वो नहीं हो रही थी। It was assumed by Newlands that only 56 elements existed in nature and no more elements would be discovered in the future. But later on, several new elements were discovered whose properties did not fit into the law of octaves. तो इनके अकॉर्डिंग, न्यूलैंड्स के अकॉर्डिंग, उस टाइम पे क्योंकि 56 एलिमेंट्स ही डिस्कवर हुए थे, इन्होंने बोला कि इसके बाद कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। उसके बेसिस पे इन्होंने ग्रुपिंग की थी। बट आफ्टरवर्ड्स न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर हुए जो कि इनके लॉ ऑफ ऑक्टेवेज में फिट नहीं हुए। नोट दैट कोबाल्ट एंड निकल आर इन द सेम स्लॉट and these are placed in the same column as fluorine, chlorine and bromine, which have very different properties than these elements. Iron, which resembles cobalt and nickel in properties, has been placed far away from these elements. Newland's law of octaves worked well with lighter elements. तो जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते गए, एलिमेंट्स के मासेस जो हैं और बढ़ते गए, तो प्रॉपर्टीज़ में कुछ कुछ चेंजेस आने लगे। जिस तरह से, जैसे कि कोबाल्ट और निकल को इस ग्रुप में रखा गया है फ्लोरीन और क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, बट कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज़ जो हैं फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन से बहुत डिफरेंट है। अगर देखा जाए तो आयरन के साथ कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टीज़ मैच करती हैं, बट आयरन के साथ, आयरन से उसको, इन दोनों को दूर रखा गया। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थे न्यूलैंड्स ने जो ग्रुपिंग की थी एलिमेंट्स की। नेक्स्ट है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। व्हेन मेंडलीव स्टार्टेड हिज वर्क 63 एलिमेंट्स वर नोन। तो न्यूलैंड्स के टाइम पे 56 एलिमेंट्स थे, उसके बाद डिस्कवर हुए एलिमेंट्स और टोटल एलिमेंट्स हो गए 63। He examined the relationship between the atomic masses of the elements and their physical and chemical properties. He selected hydrogen and oxygen as they are very reactive and formed compounds with most elements. तो मेंडलीव ने क्या ऑब्ज़र्व किया कि एटॉमिक मासेस में कुछ रिलेशनशिप है उनकी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ, और उन्होंने सेलेक्ट किया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को। क्यों? क्योंकि ये बहुत रिएक्टिव होते हैं, ये दोनों एलिमेंट्स रिएक्टिव होते हैं और सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके, ऑलमोस्ट सारे एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करके ये कंपाउंड्स बना लेते हैं। The formulae of the hydrides and oxides formed by an element were treated as one of the basic properties of an element for its classification. तो इन्होंने एलिमेंट्स की ग्रुपिंग की एटॉमिक मासेस और फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ का रिलेशनशिप देख के, और इन्होंने बोला कि हाइड्राइड्स, और क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर इन्होंने मेन वर्क किया था, तो इन्होंने देखा कि जो फॉर्मूले थे हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स के साथ, जो भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग होती है उसको हम हाइड्राइड्स बोलते हैं, और ऑक्सीजन के साथ जो भी बॉन्डिंग होगी फिर जो प्रोडक्ट होते हैं वो ऑक्साइड्स होते हैं। तो ये इन्होंने किसी भी एलिमेंट की बेसिक प्रॉपर्टी ली। जो भी एलिमेंट है अगर वो हाइड्राइड फॉर्म कर रहा है और ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है तो वो उसकी बेसिक प्रॉपर्टी है फॉर क्लासिफिकेशन। Mendeleev formulated a periodic law which states that the properties of elements
are the periodic function of their atomic masses. So he took the properties of elements as a periodic function of their atomic masses. क्योंकि इन्होंने क्लासिफिकेशन जो था एटॉमिक मासेस के बेसिस पे ही किया था, तो जो बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की वो उसकी एटॉमिक मास के ऊपर वर्क करती है. Mendeleev's periodic table contains vertical columns called groups and horizontal rows called periods. तो जो vertical columns जो थे, इन्होंने जो बोला vertical columns, इनको इन्होंने groups कहा, और horizontal जो थे उसको इन्होंने periods बोला. अचीवमेंट क्या था? अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. अचीवमेंट मीन्स कि इन्होंने ऐसा क्या किया जो ड्रॉबैक्स थे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया एलिमेंट्स का, बट इन्होंने जो पीरियोडिक टेबल दिया उसमें वो ड्रॉबैक्स को ओवरकम किया. तो पहली चीज़ थी मेंडलीव प्लेस्ड एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज़ टुगेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एटॉमिक मासेस. तो जैसे कि हमने पहले देखा कि न्यूलैंड्स में इन्होंने एटॉमिक मासेस के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया था, बट इन्होंने ये जो क्लासिफिकेशन इन्होंने दिया, मेंडलीव ने जो दिया, उसमें इन्होंने एटॉमिक मासेस को कंसिडर किया, बट फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी कंसिडर किया. तो कम्प्लीटली एटॉमिक मासेस के बेस पे क्लासिफिकेशन नहीं था. जैसे कि कोबाल्ट का एटॉमिक मास है 58.9 एंड इट अपीयर्ड बिफोर निकल. निकल से पहले आता है, जिसका निकल का एटॉमिक मास कम है कोबाल्ट से. अगर एटॉमिक मास के बेस पे करते तो निकल पहले आता और कोबाल्ट बाद में. नेक्स्ट है मेंडलीव लेफ्ट सम गैप्स इन दिस periodic table. He boldly predicted that the existence of some elements that had not been discovered at that time. तो इन्होंने पीरियोडिक टेबल जब फॉर्म किया तो उसमें कुछ गैप्स रखे, क्योंकि इन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि कुछ एलिमेंट्स बाद में भी डिस्कवर होंगे. फॉर इंस्टेंस स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, ये जो 3 एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम, gallium and germanium, they were discovered later and have properties similar to eka boron, eka aluminium, eka silicon respectively. इन्होंने जो उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे एलिमेंट्स, जैसे कि स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम, उसके लिए उन्होंने गैप्स छोड़ दिए थे और उनको बोला था कि एका बोरोन आएगा, एका एल्यूमिनियम. नेम प्रॉपर नेमिंग नहीं हुई थी, बट इन्होंने गेस कर लिया था कि ये एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे जिनकी प्रॉपर्टीज़ स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम जैसी ही होंगी. द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एका एल्यूमिनियम प्रेडिक्टेड बाय मेंडलीव एंड दोज ऑफ द एलिमेंट गैलियम विच वर डिस्कवर्ड लेटर एंड रिप्लेस्ड एका एल्यूमिनियम. Noble gases like helium, neon and argon were discovered very late because they were very inert and present in extremely low concentrations in our atmosphere. तो जैसे कि नोबल गैसेस हैं हीलियम, नियॉन एंड आर्गन, ये बहुत ही ज़्यादा इनर्ट होती हैं, रिएक्टिव नहीं होती. तो और क्योंकि इनका परसेंटेज भी जो होता है एटमॉस्फेयर में बहुत कम होता है, इसलिए बहुत बाद में डिस्कवर हुए थे ये गैसेस. And when these gases were discovered, they could be placed in a new group without disturbing the existing order. तो इनकी ग्रुपिंग अलग ही हो गई थी, जिसकी वजह से जो मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया था उसको डिस्टर्ब नहीं करना पड़ा. Now what are the limitations of Mendeleev's classification? First is no fixed position can be given to hydrogen in the periodic table. तो हाइड्रोजन को कोई फिक्स पोजीशन नहीं दी गई थी. आइसोटोप्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स पोज्ड अ चैलेंज टू मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ. तो आइसोटोप्स जैसे कि हमें पता है, कुछ ऐसे एलिमेंट्स जो कई सारे फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में,
उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है, क्योंकि मेंडलीफ ने जो क्लासिफिकेशन दिया था दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास। तो आइसोटोप्स में एटॉमिक मासेस जब डिफरेंस हो जाते हैं बट कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं, तो उनके बारे में जो क्लासिफिकेशन है वो मेंडलीफ ने नहीं दिया था। The atomic masses do not increase in a regular manner in going from one element to the next. So, it was not possible to predict how many elements could be discovered between two elements, especially when we consider the heavier elements. तो जब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ हम जा रहे थे पीरियोडिक टेबल में, जो मेंडलीफ ने दिया था क्योंकि एटॉमिक मासेस के बेस पे था, वहाँ पर देखा गया कि एटॉमिक मास का जो इंक्रीज़ है वो एक रेगुलर पैटर्न में नहीं है, और इसकी वजह से कितने एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था, ख़ास करके उन एलिमेंट्स में जो हेवियर हैं, जिनका एटॉमिक मास बहुत ज़्यादा है, उनके बीच में कितने एलिमेंट्स और आएंगे उसके बारे में कोई आइडिया नहीं था। तो ये थे कुछ क्लासिफिकेशन मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था। फिर बाद में आया 1913 में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जो आज भी हम यूज़ करते हैं, और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डिस्कवर किया था हेनरी मोज़ले ने। इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को फॉर्म किया था। He showed that the atomic number of an element is a more fundamental property than its atomic mass. तो जब हम पहले जितने भी क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा था कि एटॉमिक मास को कंसिडर किया गया है, बट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में देखा गया कि एटॉमिक नंबर इज़ द मोस्ट फंडामेंटल प्रॉपर्टी. Properties of elements are a periodic function of their atomic number. तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया एलिमेंट्स का और उनकी प्रॉपर्टीज़ का, वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है. एलिमेंट्स व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर लीड अस टू द क्लासिफिकेशन नोन एज द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. So what is modern periodic table? It is the classification of elements when we arrange elements in an increasing order of their atomic number. Prediction of properties of elements could be made with more precision when elements were arranged on the basis of atomic number. तो properties में similarities वो किसके बेसिस पे था, उसमें जो accuracy थी, precision था, वो ज़्यादा आ रहा था जब हमने एटॉमिक नंबर को कंसिडर किया. पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ 18 वर्टिकल कॉलम्स कॉल्ड ग्रुप्स. तो ग्रुप्स दिए थे 18 वर्टिकल कॉलम्स जिनको हमने बोला ग्रुप्स, एंड 7 हॉरिजॉन्टल रोज नोन एज पीरियड्स. The elements present in any one group have the same number of valence electrons. तो जब ग्रुप्स में हमने देखा, ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम्स थे, ग्रुप्स में हमने देखा एलिमेंट्स के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम हैं. फॉर एग्जांपल फ्लोरीन, क्लोरीन, दे बिलोंग टू ग्रुप 17. सॉरी, ग्रुप 17 जो है वो लास्ट में आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन. तो यहाँ पर ग्रुप 17 में फ्लोरीन और क्लोरीन को रखा गया, जिसमें देखा गया कि उनकी आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो दोनों में 7 है. तो हमने क्या देखा, ग्रुप्स में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एक ग्रुप में सपोज़ ग्रुप 1 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सारे एलिमेंट्स के 1 ही होंगे, सेकंड ग्रुप में 2 होंगे, 17 ग्रुप में 7 होंगे. तो इस तरह से ग्रुप्स के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में सेम ग्रुप में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है एलिमेंट्स के वो सेम हैं. ऑन द अदर हैंड द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेज एज वी go down the group.
बट क्या देखा गया ग्रुप्स में कि शेल्स जो हैं, नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज़ होती गई. There is an anomaly when it comes to the position of hydrogen because it can be placed either in group 1 or group 17 in the first period. तो हाइड्रोजन की कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से अभी तक हम हाइड्रोजन की करेक्ट पोजीशन नहीं बता पाए हैं, क्योंकि इसको ग्रुप 1 में भी रखा जाता है, ग्रुप 17 में भी रखा जा सकता है, फर्स्ट पीरियड में ग्रुप 1 में या ग्रुप 17 में, बिकॉज ऑफ इट्स properties. The elements lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon, they are present in the second period. These elements do not have the same number of valence electrons but they contain the same number of shells. तो आपने देखा होगा कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इनमें सब में एक एक इनका एटॉमिक नंबर एक यूनिट से बढ़ता जा रहा है. दैट मीन्स कि एक एक इलेक्ट्रॉन भी ऐड होता जा रहा है, बट शेल्स उतनी ही हैं. शेल्स का नंबर इंक्रीज़ नहीं हो रहा जब हम पीरियड में चल रहे हैं. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, बट ग्रुप्स में हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ होती जा रही हैं. शेल्स इंक्रीज़ होती जा रही हैं बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स सेम हैं. The number of valence shell electrons increases by 1 unit as the atomic number increases by 1 unit on moving from left to right in a period. Now, position of elements in the modern periodic table. The modern periodic table ये हमने डिस्कस कर लिया है, आगे देखते हैं. Atoms of different elements with the same number of occupied shells are placed in the same period. Sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon belong to third period of the modern periodic table, since the electrons in the atoms of these elements are filled in K, L and M shells. So ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि पीरियड में जो शेल्स हैं वो सेम रहती हैं बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज़ होते जाते हैं. इसकी वजह से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका नंबर भी चेंज होता जाता है. द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन अ शेल डिपेंड्स ऑन द फॉर्मूला 2n² वेयर n इज़ द नंबर ऑफ द गिवन शेल फ्रॉम द न्यूक्लियस. यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. हमारे पास के, एल एंड एम शेल्स हैं, तो के शेल में किसके बेसिस पे ये इलेक्ट्रॉन्स, ये फॉर्मूला दिया है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स किस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे. तो के शेल में फर्स्ट शेल है ये, तो एन जो है 1 आएगा. यहाँ पर सिंपल फॉर्मूला पुट कर देंगे, 2 × 1² = 2. Hence the first period has 2 elements. तो फर्स्ट पीरियड में कितने एलिमेंट्स होंगे? 2 एलिमेंट्स. नेक्स्ट है एल शेल. एल इज़ द सेकेंड शेल. तो सेकेंड पीरियड में सिंपल फॉर्मूला पुट कर देंगे, 2 × 2² which is equal to 8. So second period has 8 elements. Similarly, third shell is M shell. 2 × 3² = 18. But the outermost shell can have only 8 electrons. So the third period has only 8 elements. तो हमने देखा था कि जो आउटर मोस्ट शेल है, जो वैलेंस शेल है, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो 8 ही होते हैं. 8 से ज़्यादा अकोमोडेट नहीं कर सकती कोई भी शेल. तो यहाँ पर जैसे कि नंबर तो 18 आ रहा है, बट हमें पता है कि आउटर मोस्ट शेल जो भी शेल होती है, जितनी भी शेल्स होती हैं, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स ही अकोमोडेट किए जा सकते हैं मैक्सिमम. सो यहाँ पर 8 एलिमेंट्स, थर्ड पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स ही हैं. तो ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल. ये हैं ग्रुप्स, ये सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप एंड लास्ट वन इज़ 18 ग्रुप.
और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं ये हैं पीरियड्स। तो ये कितने हैं? 7 पीरियड्स हैं। नाउ ट्रेंड्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फर्स्ट इज वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? द वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ इट्स एटम। वैलेंसी हम कैसे पता करते हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में। सपोज यहाँ पर मैग्नीशियम का एग्जाम्पल लिया है, एटॉमिक नंबर है 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2 8 2। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड थर्ड शेल में आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स कि इसकी वैलेंसी जो है वो 2 है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब हम देखेंगे सल्फ़र जिसका एटॉमिक नंबर है 16, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8 6। यहाँ पर भी वैलेंसी 2 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स जब इसमें ऐड हो जाएंगे तो जो शेल है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए वैलेंसी है यहाँ पर 2। वैलेंसी को और अच्छे से समझने के लिए डेफिनेशन देख लेते हैं। वैलेंसी refers to the ability of an atom or a group of chemically bonded atoms to form chemical bonds with other atoms or groups of atoms। तो वैलेंसी क्या है? It is the ability of an atom to form a chemical bond with other atoms or groups of atoms। तो यहाँ पर सल्फर के केस में हमने देखा कि अगर उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और मिल जाएंगे तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि उसकी टेंडेंसी जो है बॉन्ड फॉर्मेशन की, उसकी जो एबिलिटी है वो उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, इसलिए यहाँ पर वैलेंसी है 2। अब हम ट्रेंड देखते हैं पीरियड में क्या होता है। वैलेंसी इन अ पीरियड, वैलेंसी फर्स्ट इंक्रीजेज फ्रॉम 1 to 4 एंड देन रिड्यूसेस टू 0। तो जैसे कि हमें पता है, इस केस में देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स से आउटर मोस्ट शेल में तो वैलेंसी है 2। तो इस तरह से वैलेंसी 1 से लेकर 4 तक पहले इंक्रीज़ होगी, फिर बाद में क्योंकि हमें ऑक्टेट कंप्लीट करना होगा तो फिर 0 तक जाएगी। ग्रुप में क्या होगा वैलेंसी? वैलेंसी इन अ ग्रुप, ऑल कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स will have the same valency because they have the same number of electrons in the outer shells। तो हमने ग्रुप्स में देखा था कि जो शेल्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे हैं बट वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम हैं, जिसकी वजह से उनकी वैलेंसी जो है एलिमेंट्स की एक ग्रुप में सेम ही होगी। एटॉमिक साइज, द टर्म एटॉमिक साइज refers to the radius of an atom, the distance between the center of the nucleus and the outermost shell of an आइसोलेटेड एटम। कोई भी आइसोलेटेड एटम जो है उसका अगर हम एटॉमिक साइज़ देख रहे हैं तो वो क्या होता है? रेडियस। सपोज़ ये एक एटम है, इसका एटॉमिक रेडियस होगा, जो भी उसका सेंटर होगा न्यूक्लियस का सेंटर से हम डिस्टेंस लेंगे और उसके आउटर मोस्ट शेल तक जो भी डिस्टेंस रहेगा वो होगा एटॉमिक साइज़, या रेडियस ऑफ एन एटम भी हम बोल सकते हैं। सो एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज़ 37 पिकोमीटर। सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स लिए हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। यहाँ पर अगर आप देखें तो एटॉमिक रेडियस जो है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। लिथियम का सबसे ज़्यादा है 152, देन बेरिलियम 111, देन 88 इज़ ऑफ बोरोन, कार्बन का है 77, नाइट्रोजन का है 74, देन ऑक्सीजन 66। The atomic radius decreases in moving from left to right along a period. This is due to an increase in nuclear charge। क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऐड होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से
इलेक्ट्रॉन चार्ज इनका इंक्रीज़ होता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को ज़्यादा इनवर्ड्स पुल कर रहे हैं। न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स के साथ वो इंक्रीज़ होता जा रहा है, जिसकी वजह से एटम्स का जो साइज़ है वो रिड्यूस होता जा रहा है। इसलिए इनका एटॉमिक रेडियस जब हम पीरियड में देखेंगे तो वो कम होता जा रहा है, डिक्रीज़ होता जा रहा है। अब हम ग्रुप में देखेंगे। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हमने लिए हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम। इसमें क्या ट्रेंड आ रहा है? द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो जब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। क्यों? क्योंकि न्यू शेल्स ऐड होती जा रही हैं। हर ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं एक नई शेल ऐड होती जा रही है। This increases the distance between the outermost electrons and the nucleus so that the atomic size increases in spite of the increase in nuclear charge. तो शेल्स इंक्रीज़ होती जा रही हैं। सपोज़ ये एक एटम है, इसकी शेल्स इंक्रीज़ होती जा रही हैं जैसे जैसे हम नीचे की तरफ ग्रुप में जा रहे हैं, और जो न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का शेल्स इंक्रीज़ होने की वजह से वो कम होता जा रहा है, और जिसकी वजह से साइज़ जो है वो बढ़ता जाता है। तो जब हम ग्रुप में जाते हैं तो साइज़ इंक्रीज़ होता है, साइज़ इंक्रीज़ होता है एज वी गो डाउन द ग्रुप। पीरियड में साइज़ डिक्रीज़ होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होता जाता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स, शेल्स उतने ही रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का वो इंक्रीज़ होता जाता है और साइज़ एटम का रिड्यूस होता जाता है। नेक्स्ट है मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़। The metals like sodium and magnesium are towards the left hand side of the periodic table, while the non-metals like sulfur and chlorine are found on the right hand side. In the middle we have silicon, which is classified as semi-metal or metalloid. तो हमने देखा कि जब हम पीरियड में देखते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे सोडियम और मैग्नीशियम है, ये क्या है? मेटल्स हैं। जैसे जैसे हम राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ कम होती जाती हैं, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ बढ़ती जाती हैं। जैसे कि एक्सट्रीम राइट में हैं सल्फ़र एंड क्लोरीन जो नॉन मेटल्स हैं, बट बीच में कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे कि सिलिकॉन, ये सेमी मेटल्स हैं, यानी कि इसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की हैं जिन्हें हम मेटलॉइड भी बोलते हैं। बिकॉज इट एग्जिबिट्स द प्रॉपर्टीज़ ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सिलिकॉन जो है इनको हम सेमी मेटल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें मेटल की प्रॉपर्टीज़ भी हैं, नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज़ भी हैं। इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द जिगजैग लाइन सेपरेट्स मेटल्स फ्रॉम नॉन मेटल्स। तो एक बार हम पीरियोडिक टेबल देख लेते हैं। तो ये जो जिगजैग लाइन है ये सेपरेट कर रही है मेटल्स को और नॉन मेटल्स को। तो लेफ़्ट हैंड साइड में जो हैं वो मेटल्स हैं, राइट हैंड साइड में जो हैं वो नॉन मेटल्स हैं। हमने बात की थी सिलिकॉन की जो जिगजैग लाइन के एकदम पास में है, और ये सेमी मेटल है या मेटलॉइड है जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं। द बॉर्डरलाइन एलिमेंट्स like boron, silicon, germanium, arsenic, antimony, beryllium, polonium are intermediate in properties and are called metalloids or semi-metals. Metals tend to lose electrons while forming bonds, that is they are electropositive in nature. तो हम सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं जिसका आउटरमोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है 1, इसलिए ये पॉजिटिव चार्ज फॉर्म करके अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ जाता है इस पर। तो मेटल्स जो हैं दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। क्यों? क्योंकि ये दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है। As the effective nuclear charge acting on the valence shell electrons increases across a period, the tendency to lose electrons will decrease.
क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाते हैं। एज वी गो फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता जाता है। न्यूक्लियस के साथ जो अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का वो इंक्रीज़ होता जाता है, जिसकी वजह से जो टेंडेंसी है टू लूज़ इलेक्ट्रॉन्स वो रिड्यूस होती जाती है। वो और टाइटली न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से उन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना ईजी नहीं होता। Down the group, the effective nuclear charge experienced by valence electrons is decreasing because the outermost electrons are farther away from the nucleus. But group में क्या होता है, क्योंकि number of shells increase होती जा रही हैं, तो जो न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन्स का वो रिड्यूस होता जाता है, जिसकी वजह से ईजीली जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम निकाल सकते हैं। तो नंबर ऑफ़ शेल्स जब इंक्रीज़ होती हैं ग्रुप में, जब हम ग्रुप में नीचे आते हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स इंक्रीज़ होने की वजह से ईजीली हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर पाते हैं। So down the group, the effective nuclear charge experienced by valence electrons is decreasing because the outermost electrons are farther away from the nucleus. तो न्यूक्लियस का जो इम्पैक्ट है वो कम होता जाता है। पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस में, उसका इम्पैक्ट जो है इलेक्ट्रॉन्स पे कम होता जाता है, क्योंकि डिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे कैन बी लॉस्ट ईजीली। Hence, the metallic character decreases across a period and increases down a group. तो metallic character क्या है? It is the tendency to lose electrons. metals की tendency होती है electrons lose करने की, और ये tendency जो है period में कम होती जाती है और group में increase होती जाती है। and non metals का opposite हो जाएगा, क्योंकि ये electronegative होते हैं। दे हैव अ टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इनको ऑक्टेट कंप्लीट करना है अपना। सपोज 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर क्लोरीन है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट ऑक्टेट। तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी, ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। तो और एक्सेप्ट करने के बाद इसमें क्लोरीन में क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो नॉन मेटल्स जो हैं दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे टेंड टू फॉर्म बॉन्ड्स बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। नॉन मेटल्स आर फाउंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड टुवर्ड्स द टॉप। तो हमने देखा कि मेटेलिक कैरेक्टर अक्रॉस अ पीरियड डिक्रीज होता है, ऑपोजिट जो हो जाएगा नॉन मेटल के लिए। नॉन मेटल जो है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जो है पीरियड में जब हम राइट हैंड साइड की तरफ जाएंगे तो इंक्रीज़ हो जाएगा, और नॉन मेटल्स में ग्रुप्स में जो है ऊपर की तरफ टॉप में ये ग्रुप्स हैं, टॉप में जो नॉन मेटल्स हैं दे आर टुवर्ड्स द टॉप, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स वो जो हैं ईजीली गेन कर लेंगे। द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेज on moving across a period due to increase in the nuclear charge and decrease in the atomic size. Hence, the non-metallic character increases across a period. As we move down the group, the non-metallic character decreases due to increase in the atomic size, and also tendency to lose electron increases. Electrons की tendency जो है वो lose होने की है जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ आएंगे, और ये टेंडेंसी जो है ये मेटल्स की होती है। नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। अगर आपको समझ आया है, अच्छा लगा है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।